एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जाए जहां एक इंसान दिन के 12 से 14 घंटे काम कर रहा है, हफ्ते के सातों दिन लगातार। वो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहा है, लेकिन कागजों पर उसका कोई बॉस ही नहीं है। हाँ, मतलब कोई तय ऑफिस भी नहीं है और कोई एचआर डिपार्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और अगर अचानक किसी दिन उस इंसान की पगार रुक जाए या उसे बिना कोई ठोस कारण बताए काम करने से रोक दिया जाए, तो उसे अपनी बात किसी दूसरे इंसान से कहने का मौका तक नहीं मिलता। हम्म, उसकी सारी गुहार सिर्फ एक ऐप के चैटबॉट तक सीमित रह जाती है। हाँ, जो बार बार एक ही रटा रटाया ऑटोमेटेड जवाब देता रहता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की सड़कों पर हर रोज दिखने वाले लाखों गिग वर्कर्स की एकदम असली सच्चाई है। डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स की कड़वी सच्चाई। और यहीं से आज के हमारे इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। गिग इकोनॉमी को जिस तरह से डिजाइन किया गया है ना, उसका पूरा केंद्र सिर्फ उपभोक्ता की सुविधा रहा है। हाँ, स्क्रीन पर एक बटन दबाया और सब कुछ जादू की तरह हो गया। सही बात है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में जो इंसान उस सेवा को जमीन पर उतार रहा है, उसे एक पार्टनर या स्वतंत्र ठेकेदार का फैंसी नाम दे दिया गया है और असल में उसे सभी बुनियादी श्रम अधिकारों से वंचित रखा गया है। और यही वो बिंदु है जहां से आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ लेती है। आज हम कुछ ऐसे हालिया नीतिगत दस्तावेजों और सरकारी घोषणाओं की गहराई में उतरने वाले हैं, जिन्होंने गिग इकोनॉमी के जानकारों को हैरान कर दिया है। कर्नाटक सरकार की वो ऐतिहासिक पहल है ना, जहां उन्होंने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया है। हाँ बिल्कुल, यानी एक ऐसा तंत्र जहां कामगार अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। तो हमारा मिशन आज इन दस्तावेजों का विश्लेषण करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लाखों कामगारों को पहली बार एक आवाज और एक कानूनी ढांचा मिल रहा है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। क्योंकि बाहर से देखने पर ये सिर्फ एक और सरकारी पोर्टल या ऐप का अपडेट लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर ये सिर्फ एक ऐप अपडेट नहीं है, तो फिर ये असल में है क्या? इसे सिर्फ एक तकनीकी अपडेट समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक समझा। अगर हम भारत के श्रम परिदृश्य के इतिहास को देखें, तो ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। अच्छा, वो कैसे? गिग इकोनॉमी हमेशा से एक ग्रे एरिया रही है, एक ऐसी अनौपचारिक जगह जहां पुराने श्रम कानून लागू ही नहीं होते, क्योंकि ये कंपनियां हमेशा कहती आई हैं कि हम तो सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म है और ये लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं। मतलब कोई जवाबदेही नहीं। एकदम सही। लेकिन अब तकनीक का ही इस्तेमाल करके इस तकनीकी दुनिया की खामियों पर प्रहार किया जा रहा है। तो इस नए बुनियादी ढांचे के काम करने के तरीके पर बात करते हैं। स्रोत के अनुसार कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस ने मिलकर एक सिस्टम तैयार किया है। और दूसरा है IDRC, यानी इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। और इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि नए कानून के तहत हर एक एग्रीगेटर यानी इन बड़ी टेक कंपनियों के लिए ये IDRC बनाना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ढांचा असल में काम कैसे करेगा। IPGRS राज्य सरकार द्वारा बनाया गया एक डिजिटल पोर्टल है। मतलब ये वो दरवाजा है जिसे एक गिग वर्कर खटखटा सकता है। बिल्कुल। चाहे मामला रोके गए पैसों का हो या अनुचित पेनाल्टी का या फिर काम की अमानवीय परिस्थितियों का ही क्यों ना हो, कामगार इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा। और दूसरी तरफ IDRC है जो कंपनी के भीतर बैठेगी और इन विवादों को सुलझाने का काम करेगी। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर ये IDRC उसी कंपनी के अंदर ही बैठेगी, तो वो वर्कर के हक में फैसला क्यों सुनाएगी? मतलब वो तो कंपनी के मुनाफे और नियमों को ही सही ठहराएगी ना? हाँ, ये तो है। ये तो पूरी तरह से बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसा लग रहा है। बड़ी टेक कंपनियों के पास वकीलों की पूरी फौज होती है, वे इन शिकायतों को आसानी से रफा दफा कर सकती हैं। सच में ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और शायद पहले ऐसा ही होता। लेकिन इस नए सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो इसकी ऑटो रूटिंग प्रक्रिया और निगरानी का तरीका है। ऑटो रूटिंग प्रक्रिया? हाँ, जब कोई वर्कर सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो वो शिकायत सीधे कंपनी के IDRC को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन सरकार के डैशबोर्ड पर वो एक ओपन टिकट की तरह चमकती रहती है। अच्छा, तो मतलब कंपनी से अपनी मर्जी से रफा दफा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कोई टाइमर शुरू हो जाता है। एकदम सही।
हर प्रकार की शिकायत के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर वो शिकायत उस तय समय के भीतर नहीं सुलझाई जाती है, तो मामला आगे बढ़ जाता है। क्या वो मामला अपने आप राज्य सरकार के पास पहुंच जाता है? बिल्कुल, वो स्वतः ही राज्य सरकार के श्रम विभाग के पास पहुंच जाता है। यहाँ राज्य सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और निष्पक्ष रेफरी की भूमिका में है। और सरकार के पास अब रियल टाइम डेटा भी होगा कि किस कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें आ रही हैं। हाँ, और वे उन्हें सुलझाने में कितना समय लगा रहे हैं। अगर कोई कंपनी लगातार नाकाम रहती है, तो सरकार के पास उस कंपनी के ऑपरेशंस पर सख्त कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार आ जाता है। वाओ, ये जवाबदेही का एक ऐसा स्तर है जिसकी इस अर्थव्यवस्था में पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सही बात है। एक रेफरी का होना तभी मायने रखता है जब उसके पास खेल को रोकने या पेनाल्टी लगाने की ताकत हो। लेकिन अब एक दूसरे पहलू पर आते हैं। कौन सा पहलू? हम्म, शिकायत तो तब सुलझाई जाएगी ना जब ये पता हो कि शिकायत करने वाला आखिर है कौन। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसी वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं जो अब तक पूरी तरह से अदृश्य रही है। बिल्कुल। जब कोई कैब सड़क से गुजरती है तो वो सिर्फ एक गाड़ी लगती है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से राज्य में ऐसे कितने लोग हैं ये कोई नहीं जानता था। और अनौपचारिकता की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। जब राज्य के पास कामगारों का कोई रिकॉर्ड या डेटा ही नहीं है, तो नीतियां किसके लिए बनेंगी? हवा में तो कानून नहीं बनाए जा सकते। बिल्कुल नहीं। इसीलिए कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे एक अनौपचारिक जगह से एक संरचित जगह में बदलने की बात कही है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनके मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स ने पहले ही 12 लाख सक्रिय गिग वर्कर्स का डेटा बोर्ड के साथ साझा कर दिया है। 12 लाख? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत के किसी भी टियर 2 शहर की पूरी आबादी से भी बड़ा नंबर है। रातों रात 12 लाख लोगों का एक अनौपचारिक सेक्टर एक सरकारी स्प्रेडशीट पर आ गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या महज एक सरकारी रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? वही मैं भी सोच रहा था। क्या ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक कागजी कार्रवाई नहीं है? इसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई समझना इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। इसे डेटा ड्रिवन गवर्नेंस कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब जब तक राज्य के पास ये डेटा नहीं था, तब तक ये 12 लाख लोग अर्थशास्त्र की नजर में एक तरह से भूत थे। सही कहा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जब उनका नाम और उनका काम राज्य के सर्वर पर दर्ज हो जाता है, तो वे राज्य के मान्यता प्राप्त कामगार बन जाते हैं। यानी अब उनका वजूद सिर्फ एक ऐप के सर्वर तक सीमित नहीं है। एकदम सही। और इसका सबसे बड़ा असर डी रोस्टिंग जैसी चीजों पर पड़ेगा। डी रोस्टिंग यानी जब कोई ऐप किसी वर्कर को अचानक ब्लॉक कर देता है। हाँ, पहले ही जब ऐसा होता था तो वर्कर की आजीविका सेकंडों में खत्म हो जाती थी और कोई पूछने वाला भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि वो राज्य के रिकॉर्ड में एक दर्ज कामगार है, तो उसे ब्लॉक करने से पहले कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। यह महज एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि यह पहचान का और पारदर्शी संचार के एक कानूनी अधिकार है। हाँ, एक बार पहचान स्थापित हो जाए तो उसके इर्द गिर्द अधिकारों का एक पूरा महल खड़ा किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। तो अब हमारे पास कामगारों का डेटा आ गया है और शिकायतों का एक मजबूत सिस्टम बन गया है। लेकिन कोई भी राज्य इतनी बड़ी मशक्कत सिर्फ शिकायतों का निवारण करने के लिए तो नहीं करता। नहीं, इसका अंतिम लक्ष्य जरूर कुछ और बड़ा होना चाहिए, और वो बड़ा लक्ष्य है भविष्य की सुरक्षा, यानी सामाजिक कल्याण और वेलफेयर। शिकायत निवारण तो सिर्फ घर की नींव रखना है। असली इमारत तो इन कामगारों को एक स्थायी जीवन देना है। गिग इकोनॉमी की प्रकृति पारंपरिक नौकरियों से बिल्कुल अलग होती है। एक सामान्य नौकरी में पीएफ या मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीजें एक तय ढांचे में आती हैं। लेकिन यहाँ सरकार को पूरी तरह से नई सिरे से सोचना पड़ रहा है। और स्रोत बताते हैं कि सरकार गिग वर्क की प्रकृति के हिसाब से योजनाएं डिजाइन कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन योजनाओं को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा रहा, बल्कि जनसांख्यिकी के आधार पर बांटा जा रहा है। हाँ, जैसे डेटा दिखाता है कि कैब राइड्स या डिलीवरी में मुख्य रूप से पुरुष हैं, लेकिन शहरी घरेलू सेवाओं में जैसे ब्यूटी सर्विसेज में महिलाओं का वर्चस्व है। ये बहुत ही बारीक समझ है। अगर नीति निर्माता एक ही तरह की योजना थोप देंगे तो वो विफल हो जाएगी। महिला कामगारों की जरूरतें बिल्कुल अलग है। उन्हें मातृत्व लाभ या कार्यस्थल पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सही कहा। दूसरी ओर जो लोग दिन के 10 घंटे सड़क पर वाहन चला रहे हैं, उनके लिए दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य कवर सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो आखिर इन सबका मतलब क्या है?
ये सब कागज पर बहुत तार्किक लगता है, लेकिन सड़क की हकीकत बहुत उलझी हुई होती है। हाँ, वो तो है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि एक वर्कर सुबह स्विगी पर काम करता है, दोपहर में उबर पर और रात को जोमेटो पर। वो दिन में 3 अलग-अलग ऐप्स के बीच जंप कर रहा है। कभी-कभी तो 2 ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उस वर्कर के फायदे कैसे कैलकुलेट होंगे? ये तो किसी ऐसे फ्रीलांसर की सैलरी तय करने जैसा है जो हर मिनट अलग क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। और अगर उसे चोट लग जाए तो कौन सी कंपनी उसके बीमे का पैसा देगी? वही तो। ये तो एक पूरा गणितीय दुष्स्वप्न लग रहा है। ये बिल्कुल एक मैथमेटिकल नाइटमेयर ही है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे शानदार हिस्सा है। गिग वर्कर किसी एक कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते। तो आप किसी एक कंपनी पर उस वर्कर का पूरा बोझ नहीं डाल सकते। इसी जटिलता को सुलझाने के लिए कर्नाटक का बोर्ड कोई आम नौकरशाहों से नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय अकेडमिक संस्थानों से मदद ले रहा है। स्रोत बताते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज जैसी संस्थाओं के शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि वो इस समस्या को एक राजनीतिक मुद्दे के बजाय एक वैज्ञानिक और गणितीय समस्या की तरह देख रहे हैं। वाह! तो ये संस्थान असल में कर क्या रहे हैं? ये शोध कर रहे हैं कि मेहनत और समय को माइक्रोसेकंड्स और गणितीय फॉर्मूले में कैसे मापा जाए। अगर एक वर्कर 10 घंटे घर से बाहर है, तो शायद उसे सिर्फ 5 घंटे की राइड्स मिली हों। तो उसका सक्रिय समय क्या है और इंतजार का समय क्या है, ये मापना जरूरी है। बिल्कुल। जब वो एक ऐप पर राइड का इंतजार कर रहा है, तो उस समय की कीमत कौन चुकाएगा? ये वैज्ञानिक एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जहां अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के योगदान को जोड़ा जा सके। यानी अगर वर्कर ने दिन का 30% समय कंपनी ए को दिया और 70% कंपनी बी को, तो उसका वेलफेयर फंड भी उसी अनुपात में आना चाहिए। इसे पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। वर्कर चाहे जो भी ऐप इस्तेमाल करे, उसकी सामाजिक सुरक्षा उसके साथ साथ चलनी चाहिए। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम सचमुच एक नई तरह की अर्थव्यवस्था के जन्म को लाइव देख रहे हैं। मतलब हमने शुरुआत इस बात से की थी कि गिग इकोनॉमी कितनी शोषक थी, जहां इंसानों को सिर्फ डेटा पॉइंट समझा जाता था। और अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे आईआईएससी और किंग्स कॉलेज के बड़े-बड़े शोधकर्ता उसी डेटा का इस्तेमाल करके एक डिलीवरी पार्टनर के पसीने की एक-एक बूंद का हिसाब लगा रहे हैं, ताकि उसे उसका हक मिल सके। ये एक बहुत बड़ा मानवीय परिवर्तन है। ये इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि भारी बारिश में खाना पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई निर्जीव पुर्जा नहीं है। बिल्कुल, उनके भी अधिकार हैं। जब 12 लाख लोगों को एक कानूनी ढांचे में लाया जाता है, तो ये सिर्फ उनका वर्तमान नहीं बदलता, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी स्थिरता देता है। और एक सुरक्षित कामगार ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा और इन तमाम स्रोतों के मुख्य बिंदुओं को समेटने की कोशिश की जाए, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है कि कर्नाटक सरकार का ये कदम केवल एक स्थानीय नीति भर नहीं है। हाँ, ये गिग इकोनॉमी को अंधेरे से निकालकर एक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए ढांचे में खड़ा करने का एक बेहतरीन मॉडल है, जो टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगा रहा है और कामगारों को पहली बार इंसान होने का दर्जा दे रहा है। और जो लोग आज गिग इकोनॉमी का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के काम करने के तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। सही बात है। दुनिया भर में पारंपरिक नौकरियां सिकुड़ रही हैं और प्लेटफॉर्म आधारित काम बढ़ रहा है। आज जो नियम कर्नाटक में तैयार हो रहे हैं, वे कल को पूरे भारत के लिए एक नई मिसाल बनेंगे। सच में हम श्रम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। हमने इस गहरी चर्चा की शुरुआत उस तकनीक और एल्गोरिथम की बात से की थी जो हमें पल भर में सारी सुविधाएं देते हैं। और उसी तकनीक का इस्तेमाल हमेशा से इन कंपनियों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है, जिसे सुनकर शायद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। वो क्या? इन कंपनियों के एल्गोरिथम आज इतने तेज हैं कि वे कामगार के हर एक सेकंड और उसकी गाड़ी के हर एक किलोमीटर को सटीकता से ट्रैक करते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम उन्हीं एल्गोरिथम को पूरी तरह से पलट दें? मतलब? क्या उन्हीं सुपर स्मार्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके कामगारों को बिल्कुल सटीक और रियल टाइम सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है? अरे वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जैसे जैसे सड़क पर किसी कामगार का पहिया घूमे, वैसे वैसे माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से उसके कल्याण खाते में पैसे जुड़ते जाएं। क्या बात है! क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे एल्गोरिथमिक वेलफेयर कहा जा सकता है? यही वो विचार है जो भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को विराम दिया जा रहा है। सोचने के लिए बहुत ही शानदार विचार है। बिल्कुल।
अगली बार जब भी किसी ऐप से खाना मंगाया जाए तो स्क्रीन पर दिखने वाले उस छोटे से बिंदु के पीछे छुपी इस नई एल्गोरिथमिक वेलफेयर की दुनिया के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए।